Let's start our 12th lecture. This lecture is about the method of images. हम इस लेक्चर में हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे by using the method of images, or then we will calculate the induced surface charge using this method, or at the end we will find the force due to two charges that are exerting on each other, and then we will find the amount of energy required to bring or to accumulate the charges, right? Let's start with the method of images. This is the classical image problem. हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? हमने फाइंड करना है व्हाट इज द पोटेंशियल अबव द सरफेस. ये हम कोई एक कंडक्टिव सरफेस लेंगे और हम कहेंगे कि वो जो सरफेस कंडक्टिव सरफेस है उसको ग्राउंड किया हुआ है. ग्राउंड किए हुए होने का मतलब ये है कि उस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो के बराबर है. ठीक है. और हमने क्या करना है? हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस d हमने एक हमारे पास चार्ज है. इस चार्ज पे हमने जहां पे जिस पॉइंट पे ये चार्ज है जहां पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो ये बताया हुआ है कि अगर प्लेन जो है जो कंडक्टिव प्लेन है, इफ दिस इज ग्राउंडेड दैट इज v इज इक्वल टू 0 एट द प्लेन. और अगर ये v इज इक्वल टू 0 एट द प्लेन है तो हमने ये बात भी पढ़ी हुई है कि इनफाइनाइट के ऊपर जब हम चले जाते हैं वहां पे भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होती है. और पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं ये हम सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r q/r. बेसिकली वी हैव टू सॉल्व द पोसाइन्स इक्वेशन. पोसाइन्स इक्वेशन क्या थी? वो थी कि डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट. और ये जो था डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये किस कंडीशन के तहत था? जब हम ले रहे थे कि z जो है वो ग्रेटर देन 0 है. z ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब कि जो जहां पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो सरफेस से, वो उस कंडक्टिंग सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है, यानी बिल्कुल सरफेस के ऊपर वो पॉइंट नहीं है. और इसके साथ जब हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते थे फिर हमने पढ़ा था बाउंड्री कंडीशंस, कि हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई जब करते हैं तो प्रॉब्लम हमारा इजी हो जाता है. वी हैव बाउंड्री कंडीशंस, फॉर एग्जांपल वेदर वी आर एट इनफाइनाइट और समवेयर एल्स. तो हमें फाइंड बताना होगा कि हम इन्फिनिटी के ऊपर हैं या हम कहीं किसी और पॉइंट के ऊपर हैं, तो वो हमें बाउंड्री कंडीशन से पता चलेगा. ठीक है. तो हमने ये हम यूज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम. दैट यूनिकनेस थ्योरम क्या हमें बताता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि देयर इज ओनली वन फंक्शन दैट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट्स. के यूनिकनेस थ्योरम हमें बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर किसी भी, बल्कि किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, वो एक ही वैल्यू होगी. और उस एक वैल्यू को कोई एक ही फंक्शन होगा जो उस पोटेंशियल की वैल्यू को बता रहा होगा. तो हम उस फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड सच फंक्शन? इसके लिए हम देखते हैं, हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे. वो ट्रिक क्या है कि हम अपना एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसे एक दफा भूल जाएंगे, फॉरगेट कर देंगे, और हम एक डिफरेंट सिचुएशन कंसीडर करेंगे. वो डिफरेंट सिचुएशन क्या होगी? उस डिफरेंट सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि अगर सरफेस के ऊपर, सरफेस अबव द सरफेस वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस d, और हम क्या कहेंगे, इस सरफेस के उतना ही नीचे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, जिससे हम कहते हैं कि उस पॉजिटिव चार्ज का इमेज है. ठीक है ना? जैसे हम मिरर में देखते हैं, कि हमारा अपना इमेज, उल्टा इमेज नजर आ रहा होता है. इसी तरह अगर हम ये कहें कि
अगर हम ये कहें कि जिस तरह का हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अबव द सरफेस है, उसी उतना ही दूर नीचे सरफेस से नीचे हमें एक नेगेटिव चार्ज नजर आएगा, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी और वो उतने डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस पे नीचे की तरफ होगा, ठीक है। कंसीडर अ सिचुएशन वेयर देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस above and below the surface. If we calculate potential for this, हम इसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक चार्ज के लिए जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। r क्या चीज है, जो 2 पॉइंट्स, एक रेफरेंस पॉइंट से हमारा चार्ज कितना दूर है, ठीक है, वो हम वो डिस्टेंस लेते हैं उनके दरमियान में रेफरेंस और हमारा जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू, उसकी जो सेपरेशन है उसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हों, हम 1/4πε0 लास्ट लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1/4πε0 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बाकी जितनी टर्म्स हैं, बाकी जितने चार्जेस हैं, हर चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या ठीक है ना, क्योंकि हर चार्ज हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन से ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की हुई है, इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव माइनस डी यहाँ पे आएगा ना ये डिस्टेंस, क्योंकि ये हम 0 से नीचे की तरफ चले, माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो डी है ये माइनस डी से प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी, व्हेन z इज इक्वल टू 0, जब z की वैल्यू हमारे पास बचे होगी 0 के बराबर होगी, तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/√x² + y² + d² माइनस Q/x² + y² + d²√। ये हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, चूंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने ये z इज इक्वल टू 0 पुट किया और इस अबव इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें z की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं दो टर्म्स, ये बिल्कुल आपस में बराबर है। अगर ये आपस में बराबर हैं, जब आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो ये तो 0 के बराबर आ जाएंगे, यानी v विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह ये हमारी फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, कि विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस with this equation which is a beauty of uniqueness theorem। यानी जो uniqueness theorem हमें बता रहा था कि uniqueness theorem ने हमें कहा कि ऐसा कोई एक ही फंक्शन होगा जो इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो वो उस पॉइंट के ऊपर या उसकी सराउंडिंग में पोटेंशियल की एक ही वैल्यू होगी और उस पोटेंशियल को जो डिफाइन करेगा फंक्शन वो भी एक ही होगा। ये था बच्चे मेथड ऑफ इमेजेस जो क्लासिकली हम देखते थे। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज का क्या मतलब है। कि हमारे पास हम एक सपोज करते हैं, हमारे पास ये एक सरफेस है, फिगर 1 में हम देख रहे हैं, और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है जो कि डी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। डी डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। लेट वी हैव अ पॉजिटिव क्यू चार्ज अबव अ सरफेस एट सम इनफिनिट पॉइंट, एंड इनफिनिट पॉइंट के ऊपर अगर है तो हमें हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होगी एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, एट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। z इज इक्वल टू 0 का मतलब एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और v इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के ऊपर जब हम चले जाएंगे वहां पे भी पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। वी शैल राइट इक्वेशन 1 अगेन। हम पिछली स्लाइड में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी उसको हम दोबारा लिखते हैं, और नाउ वी शैल कैलकुलेट द हम कैलकुलेट यहाँ से क्या करेंगे, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम फाइंड करेंगे। और
हम इमेज प्रॉब्लम इसके लिए जो इस सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, जब हम एक इमेज प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे कि जिस तरह का पॉजिटिव चार्ज अबव दिस सरफेस है, अबव द कंडक्टिव सरफेस, उसी तरह का चार्ज उतनी मैग्नीट्यूड का उस कंडक्टिंग सरफेस के नीचे भी होगा। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं कि वो माइनस क्यू के बराबर है। नाउ वी शैल कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट कहाँ पे? एट द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल। और ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी, पार्शियल v ओवर पार्शियल n इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। इसको हम इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था कहाँ पे? सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 में, और सेक्शन नंबर 5.3 था। ठीक है, हियर द नॉर्मल इज z, जो हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल v ओवर पार्शियल n। पार्शियल n यहाँ पे जो है ये नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास अलोंग z एक्सिस है, तो ये डेरिवेटिव जो होगा पोटेंशियल का ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल z विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जहां से हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा? इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें, एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं, और नेगेटिव का साइन जो है वो भी दूसरी तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल z। अभी हमने जो थी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की थी, v की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास क्या थी? ये माइनस एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था ये कांस्टेंट है, ये इसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे और आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल z ऑफ q ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस d होल का स्क्वायर, और इस डिनोमिनेटर में इसका अंडर रूट भी है, माइनस q ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस d होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर का भी अंडर रूट है, और इसको हम जब ओपन करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको जो ब्रैकेट्स है उसको ओपन करेंगे, कुछ टर्म्स ये देख रहे हैं आप कैंसिल आउट हो रही हैं। आफ्टर कैंसिलिंग दिस टर्म्स we will remain with this equation, that is sigma is equal to minus epsilon naught multiplied by 1/4 by epsilon naught into qd over x square plus y square plus z minus d square, और इसकी पावर 3/2 आ जाएगी, प्लस qd over x square plus y square plus z plus d square होल की पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। If we apply the boundary conditions, बाउंड्री कंडीशन क्या है? If we are at the surface किस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर अगर हम हैं, इसका मतलब ये है कि z is equal to 0 के बराबर है। So sigma is equal to minus epsilon naught into 1/4 by epsilon naught से कैंसिल हो जाएगा, और इन दो टर्म्स को, ये जो इक्वेशन 2 में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं ये ऐड अप हो जाएंगे, ऐड होके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2 into q, क्योंकि ये आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस qd ओवर 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये implies that the charge density is maximum। जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब? when the denominator is minimum, जब डिनोमिनेटर कम से कम होगा। कम से कम होने का क्या मतलब? कि जब x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि z के अलॉन्ग हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे, तो जब x और y की वैल्यू 0 के बराबर होगी, उस लाइन के ऊपर जो सिग्मा की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा, नाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज q यूजिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता हो, एरिया का, सरफेस एरिया का पता हो, तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। चार्ज किसके बराबर होता है? q इज इक्वल टू इंटेग्रल सिग्मा dA, यानी एरिया एलिमेंट के ऊपर जो है इंटेग्रल है। दिस इज आवर इक्वेशन A। दिस इंटेग्रल इज ओवर XY प्लेन, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हम इसको
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख लेंगे एरिया एलिमेंट को, एरिया जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एरिया किसके बराबर आर डी आर डी फाइव के बराबर होता है, और सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इंटेग्रल फाइव के ऊपर है और डी आर के ऊपर है, इनको सेपरेट इनके ऊपर लगा लें इंटेग्रल। ठीक है, जो फाइव के ऊपर इंटेग्रल है ये 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा, और जो आर के ऊपर इंटेग्रल है ये 0 से इन्फिनिट तक वेरी करेगा। ठीक है, इस इंटेग्रल को सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा क्यू डी इंटेग्रल डी यू, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। और हम यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम हमने पहले भी देखा था चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां पे भी हमने जब इस तरह की कोई टर्म आ जाती है तो हम इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, तो फिर डी यू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 इंटू 2r ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल की पावर 3/2, और डी यू जो है ये हमारे पास आ जाएगा -r ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल की पावर 3/2 डी आर के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो ओवर में जो इन्फिनिट आया ये टर्म तो 0 हो जाएगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो आ जाएगा क्यू डी इंटू 1 ओवर डी से कैंसिल हो जाएगा, और जो ये Q जो हमने चार्ज फाइंड किया दिस इज इक्वल टू -Q, जो कि जिसे हम कह रहे थे ये इंड्यूस्ड चार्ज है। ठीक है, द चार्ज ऑन द सरफेस इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चार्ज अबव द सरफेस। ठीक है, तो ये जो हमने चार्ज कंसीडर किया था अबव द सरफेस, उसका ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा बिलो द सरफेस, और ये इसे हम इमेज चार्ज भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे के फोर्स एंड एनर्जी। दिस इज द last topic, maybe after this topic we have 1 or 2 topics of this chapter. Let's start force and energy. इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये दो जो चार्जेस हैं ये कौन से दो चार्जेस हैं जो हमने पिछले टॉपिक में कंसीडर किए हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास जो कंडक्टिंग सरफेस है, सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और उस पॉजिटिव चार्ज का जो इमेज चार्ज था। ठीक है, या ऐसे समझे जो कंडक्टिंग सरफेस बीच में है, एक चार्ज हम ऊपर ले रहे हैं, उसी का ऑपोजिट चार्ज उस कंडक्टिंग सरफेस के नीचे भी इंड्यूस हो जाएगा। हम इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो वही कंडक्टिंग सरफेस कंडक्टर बनाया हुआ है, ये ऊपर हम चार्ज ले रहे हैं। हमने क्या कंसीडर किया था, हमने अपना प्रॉब्लम को चेंज कर लिया था। चेंज कैसे किया था कि ये हमारा असल प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि हम इस प्रॉब्लम को लेके चले थे जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है अबव द सरफेस, और उसी तरह का उतनी मैग्नीट्यूड का चार्ज उतना ही दूर अलोंग द माइनस z एक्सिस था। तो सॉरी, तो इसके लिए हम फोर्स फाइंड करेंगे। पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, फिर हम इसी के लिए एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, फोर्स जो है ये कूलम्स लॉ से हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से माइनस आ गया, और दोनों चार्जेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये Q स्क्वायर आ जाएगा। इन दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो 2d के बराबर है। यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस है ये d है, पॉजिटिव d, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर है। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 2d के बराबर सेपरेशन आ जाएगी। ठीक है, ओवर 2d का स्क्वायर और अलोंग द k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अलोंग द z एक्सिस है। The charge above the conducting surface is attracted same as it is attracted by a negative charge which is 2d apart. ठीक है, क्या है भला, the charge above the conducting surface is attracted same as it is attracted by a negative charge. ठीक है, which is वो कितने फासले पे, 2d फासले के ऊपर है एक दूसरे से। इसका क्या मतलब, -q charge is at opposite point to that of
प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। सो फॉर ऑल पर्पसेस द चार्ज इटसेल्फ इज लुकिंग लाइक अ मिरर इमेज, जो कि हमारा प्रॉब्लम था। अच्छा, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एनर्जी, वेदर द एनर्जी विल बी सेम और डिफरेंट। हमने देखा कि जो फोर्स की वैल्यू थी वो तो सेम थी, क्या एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी? नो, द एनर्जी विल नॉट बी सेम। ये क्यों सेम नहीं होगी, ये हम इस प्रॉब्लम में देखते हैं। लेट्स कैलकुलेट द वर्क टू असेंबल दिस। हम क्या करते हैं, हम हमारी जो चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन थी, हम क्या करते हैं, हम ये कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करते हैं। असेंबल करने का क्या मतलब, जैसे हमने चैप्टर 2 के स्टार्ट में देखा था, हम चार्जेस को इन्फिनिट पॉइंट से ला के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे, और हमने उसके लिए फिर वर्क डन कैलकुलेट किया था। वो थी एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल दैट चार्ज, ठीक है। कि हमने वो चार्जेस, उन चार्जेस को अकोमोलेट कैसे किया, हमने चार्जेस की असेंबली कैसे बनाए, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द वर्क टू असेंबल दिस विदाउट कंडक्टर। हम इसमें क्या सपोज करेंगे कि बीच में से कंडक्टर हमने हटा दिया, बीच में कंडक्टर को नहीं है, तो फिर क्या, द वर्क कुड बी इक्वल टू एफ डॉट डी। ये हमने ये बेसिक फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, विच कैन बी एफ, क्या एफ हमें पता है, हमने अभी फाइंड किया, और डी जो है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू चार्जेस। हियर द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2d, ठीक है। तो डी से कैंसिल आउट, डी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा 2d, और ये हमारे पास W इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4πε0 q स्क्वायर ओवर 2d के बराबर आ जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। this solution only satisfy the region above the above, यानी जो कंडक्टर्स के ऊपर वाला ये जो रीजन है, ये इक्वेशन सिर्फ उसको सेटिस्फाई करती है। द रीजन बिलो हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस कंडक्टिंग सरफेस के नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट हैज द सेम पोटेंशियल एज द कंडक्टर हैज, क्योंकि तो अगर इसके नीचे फील्ड की वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस हमारा जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल होगा वही नीचे भी पोटेंशियल होगा। सो वी ओनली हैव हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ एनर्जी। सो द रियल वर्क टू असेंबल द चार्ज इज 1/2 ऑफ द इक्वेशन नंबर 5, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो W will be equal to -1/2 into 1/4πε0 q square over 2d के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम W कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा -1/4πε0 q स्क्वायर ओवर 4d के बराबर आ जाएगा। और ये हमने देखा कि हमने मिरर इमेज जो हम अपनी आसानी के लिए हम एक असेंबली बना रहे थे, हम एक अपनी आसानी के लिए जो हम काम कर रहे थे, वो ही हमने आखिर में साबित कर दिया कि जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे, that will be equal to the force between real positive and negative charge, और जो इंड्यूस चार्ज होता है वो उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जो कि कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो पूछें।